हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी रोमांचक और ख़तरनाक होने वाली है क्योंकि ये कहानी है कुछ लोगों की जो समुंदर में खजाना ढूंढने के लिए जाते हैं। आजकल की दुनिया में क्या सच में समुंदर में कोई खजाना है? क्या वाकई उसे ढूंढ पाएंगे लोग? अब असल में क्या होता है, ये सब जानने के लिए चलिए कहानी देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम रॉबिन्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अगोरा की एक फर्म में काम करता है। पर अचानक से उसकी फर्म का बॉस रॉबिन्सन और उसके दोस्त को उस फर्म से निकाल देता है, जिस पर वो काफ़ी दुखी और गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पिछले 10 सालों से उसी कंपनी में काम कर रहा है। वो उसके काम में इतना बिजी होने की वजह से उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स भी दे दिया है। उसका एक छोटा बच्चा भी है जो अब उसकी पत्नी के साथ ही रहता है। मगर अब वो कंपनी जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया वो ही उसे निकाल रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस था। वो अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है मगर वो उसकी पेंशन और कंपनसेशन देकर जाने के लिए कहते हैं। रॉबिन्सन के साथ साथ और भी बहुत से एक्सपीरियंस लोगों को। अब यहाँ से रॉबिन्सन सीधा अपने बेटे के स्कूल के बाहर जाता है क्योंकि अब वो उनके पास नहीं जा सकता। और अगले दिन वो अपने दोस्त क्रस्टन और ब्लैकी के साथ ड्रिंक कर रहा था जो कि उसी की कंपनी में जॉब करते थे। अब उन्हें भी निकाल दिया गया है। वो सभी लोग अपनी खराब हालत के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी कर्स्टन बताता है कि उसे वहां से निकाले जाने की वजह से एंटी डिप्रेशन की टैबलेट लेनी पड़ रही है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। रॉबिन्सन भी उन्हें अपने बेटे और अपनी पत्नी के बारे में बताता है जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है। तभी कर्स्टन रॉबिन्सन को एक बड़ा राज बताता है। वो बताता है कि जब वो पिछले साल अगोरा की फर्म में काम कर रहा था तो उसे ब्लैक सी भेजा गया। असल में ब्लैक सी 5 देशों से घिरा हुआ एक समुंदर है। जब वो वहां गया तो उन्हें वहां पर एक पुराने शिप का मलबा मिला जिस पर हिटलर का निशान था। असल में वो शिप हिटलर की ही थी। वो आगे बताता है कि 1941 में जर्मनी एक जंग लड़ रहा था जिसमें रशिया इन्वॉल्व नहीं था, पर रशिया को डर था कि कहीं जर्मनी उन पर अटैक ना कर दे। इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रशिया से 80 मिलियन रिचमार्क गोल्ड का लोन मांगा। लेकिन जब जर्मन सोल्जर उसे लेकर वापस आ रहे थे तो गोल्ड का वेट ज्यादा होने की वजह से उनकी शिप ब्लैक सी में ही डूब गई। अब गोल्ड ना पहुंचने की वजह से हिटलर को गुस्सा आ गया और उसने रशिया पर जंग घोषित कर दिया जिसमें 20 मिलियन लोगों की जानें चली गई। 4 साल तक युद्ध चला जिसके बाद जंग खत्म हो गई, मगर सोना अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। इसके कई साल बाद कुछ रिसर्चर ने उस यू बोट को ढूंढ निकाला जिसमें सोना रखा हुआ था, जिसे वो जॉर्जिया गवर्नमेंट के पास लेकर गए और उन्हें उनकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन दे दी। मगर कुछ समय बाद जॉर्जिया और रशिया के बीच जंग छिड़ गई क्योंकि यू बोट की लोकेशन सिर्फ जॉर्जिया को ही पता थी। इसीलिए रशियन उस गोल्ड को निकाल नहीं सकते और उस डिस्प्यूट के खत्म होने तक कोई भी उस ब्लैक सी में नहीं जा सकता। ये सब सुनकर रॉबिन्सन को फिर से उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसे अब उसके सामने एक ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा था जिस पर चलने से शायद उसकी जिंदगी फिर से बेहतर हो सके। इसीलिए वो सभी लोग मिलकर उस यू बोट को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। उन सभी का आइडिया था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए उन्हें काफी पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसीलिए क्रस्टन उन्हें एक बड़े रईस आदमी लिविस के पास मिलवाता है जो उनकी सारी बातें सुनकर उनकी नीड पूछता है, जिस पर रॉबिन्सन उसे पैसे इन्वेस्ट करने को कहता है। इसके साथ उन्हें एक सबमरीन, कुछ हाफ रशियन हाफ इंग्लिश लोगों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो बोट एक रशियन टेरिटरी में है। इसीलिए अगर रशियन उनके साथ होंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब सुनने के बाद लविस इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान जाता है, मगर वो कहता है कि उसे जो भी उन्हें मिलेगा 40% हिस्सा उसे चाहिए, जिस पर रॉबिन्सन भी तैयार हो जाता है। अब वो पूरी मेहनत से जाने की तैयारी में लग जाते हैं। वो सबमरीन के 12 लोगों को लेकर जाने का डिसाइड करता है जो कि अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे। उन लोगों के साथ उनके इन्वेस्टर लुइस का एक आदमी डैनियल भी मौजूद होता है। अब जब आखिरी दिन रॉबिन्सन क्रस्टन को कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं लगता। जब वो अपने घर वापस आता है तो वहाँ उसे टॉबिन नाम का एक लड़का मिलता है जो क्रस्टन का दोस्त था। वो रॉबिन्सन को बताता है कि क्रस्टन ने डिप्रेशन के चलते सारी पिल एक साथ खा ली ताकि उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को उसका इंश्योरेंस मिल जाए। टॉबिन भी एक अनाथ लड़का था जिसको पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए रॉबिन्सन उसे अपने साथ उस सफ़र पर ले जाता है। इसके बाद वो लोग एक पुरानी सबमरीन खरीद लेते क्योंकि उसके बिना वो समुद्र की गहराइयों में नहीं जा सकते। उस सबमरीन को ठीक करने के बाद सभी एक्सपर्ट अपने अपने एरिया को चेक करते। अब रॉबिन्सन को वहाँ उस यू बोट तक पहुँचने के लिए एक गोताखोर की भी जरूरत थी, इसीलिए उसने इस काम में एक्सपर्ट फ्रेजर नाम के आदमी को रखा हुआ है जो कि एक साइकोपैथ भी है और अभी भी जेल से बाहर आया है। वो कुकिंग जैसे कामों के लिए भी कुछ लोगों को रखते हैं
उन लोगों के पास सेफ सूट नहीं थे और वो रेडियोस का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसे रशियन आर्मी उन्हें वहाँ पकड़ सकती है, जिसका मतलब था कि अगर वो किसी मुसीबत में फंस गए तो वहाँ से कभी भी जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। अब क्योंकि ये खतरनाक सफ़र था, इसमें जान का भी काफ़ी खतरा था, इसीलिए रॉबिन्सन सबमरीन के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। उन सभी को बताता है कि जिस सोने की तलाश में वो जा रहे हैं उसका अमाउंट कोई छोटा नहीं है, बल्कि वो 80 मिलियन रिच मार्क का है, जिसमें से 40% उस आदमी को मिलेगा जिसने इस काम में इन्वेस्ट किया, यानी कि लुइस, और बाकी का 60% हम सभी बराबर आपस में बांट लेंगे। अब इतना अमाउंट सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा गोल्ड की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सभी के जाने के बाद डैनियल, जो कि लुइस का आदमी था, वो रॉबिन्सन से कहता है कि उसे सभी को इक्वल हिस्से देने की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर उनमें से किसी आदमी का मन बदल गया, उनके मन में लालच आ गया, तो वो किसी को भी मार सकता है, जिससे उन सभी के शेयर बढ़ जाएंगे। मगर रॉबिन्सन को लगता है कि उनकी शिप पर सभी लोग प्रोफेशनल हैं, इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब सबमरीन धीरे धीरे समुद्र में आगे की ओर बढ़ता है। रॉबिन्सन आखिरी बार खुले आसमान को देखकर सबमरीन का गेट बंद कर देता है। वो उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाते हैं। हम जान पाते हैं कि रॉबिन्सन ने 30 सालों तक सबमरीन में काम करा है, जिसकी वजह से उस ट्रिप का भी वही कैप्टन होता है और बखूबी वो सभी चीज़ों को संभाल भी रहा था। उस शिप पर मौजूद रशियन लोग टॉबिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तभी ज़ेडसेव, जो कि रशियन था और सबमरीन इंजन बनाने में एक्सपर्ट भी, उसे काम करते हुए एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है, जिस पर टॉबिन उसकी मदद के लिए आता है, मगर वो उसे भगा देता है। मगर रॉबिन्सन उसे टॉबिन के साथ ही काम करने के लिए कहता है और ब्लैकी टॉबिन को रशियन के कुछ शब्द समझकर उसे कुछ वर्ल्ड कंट्रोल करने के लिए देता है, क्योंकि टॉबिन को रशियन नहीं आती और ना ही ज़ेडसेव को इंग्लिश आती है। और इसी वजह से ब्लैकी, जो कि रशियन था, उन सभी के बीच में एक डिप्लोमेट का काम करता है। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, मगर तभी वहाँ इंजन बंद करने की अनाउंसमेंट होती है, जिससे रॉबिन्सन तुरंत उसे बंद कर देता है और कंट्रोल रूम में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उनके शिप के 360 मीटर की दूरी पर एक रशियन डिस्ट्रॉयर है। धीरे धीरे वो रशियन डिस्ट्रॉयर उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिससे सभी की धड़कनें बढ़ने लगती है, क्योंकि अगर उसने उन्हें डिटेक्ट कर लिया तो वो उनके शिप को उड़ा देंगे। मगर लकीली इंजन बंद होने की वजह से वो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते और वहाँ से चले जाते हैं। इधर सबमरीन में रशियन और इंग्लिश मैन के बीच में कुछ खास बन नहीं रही थी। उन लोगों ने आराम करने की जगह में भी बंटवारा कर लिया था, जिससे माहौल धीरे धीरे टेंस होता जा रहा था। इस तरह से आगे बढ़ते हुए एक दिन ज़ेडसेव को इंजन में डीजल की लीकेज मिलती है, जिस पर रॉबिन्सन उन्हें पहले उसे ठीक करने के लिए कहता है। इसके बाद वो ऊपर अपने कामों में लग जाता है, मगर तभी उसे अंदर से लड़ाई की आवाज़ आती है। जब वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ एक रशियन आदमी शिप रोकने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसकी लॉटरी लग गई है। तभी रॉबिन्सन उसे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो जीत गया है, क्योंकि उनके पास तो कोई कनेक्टिंग डिवाइस तो है ही नहीं। इस पर वो आदमी कुछ नहीं बोलता, जिस पर रॉबिन्सन समझ जाता है कि उसने रेडियो का इस्तेमाल किया है। ये जानकर वो सीधा इंजन रूम में जाता है और गुस्से में उस रेडियो को ही तोड़ देता है और वापस आकर वो टिकट भी जला देता है, क्योंकि एक भी रेडियो सिग्नल उन सभी को रशियन आर्मी से मरवा सकता है। इधर टॉबिन ज़ेडसेव के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, मगर ज़ेडसेव की बात टॉबिन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो गलत वॉल्ट को खोल देता है, जिसे ज़ेडसेव उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है। ब्लैकी भी वहाँ मौजूद होता है और वो भी टॉबिन को डांटने लगता है और तभी वहाँ साइकोपैथ फेजर आ जाता है, जो उसी बहस में ब्लैकी को चाकू मार देता है। और इस बीच ब्लैकी के हाथ से ऑयल गिर जाता है और उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि वो समुद्र की गहराइयों में जाने लगते हैं। उस हादसे में ब्लैकी और एक आदमी की मौत हो जाती है और रॉबिन्सन भी बेहोश हो जाता है। अब बेहोशी की हालत में रॉबिन्सन को उसकी वाइफ और उसके बेटी की एक मेमोरी दिखाई देती है, जहां वो उनसे कह रहा है कि उसे 3 महीनों के लिए जाना होगा, जिस पर उसकी पत्नी उस पर गुस्सा करती है और धीरे धीरे वो उसे छोड़कर चली जाती है। वो उसे बुलाने की कोशिश करता है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसे काफ़ी चोटें आई हैं और शिप की हालत भी काफ़ी ख़राब है। वहाँ मौजूद इंग्लिशमैन उसे बताता है कि शिप काफ़ी डैमेज हो चुकी है और अब वो 36 घंटों से ज़्यादा उसमें ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। शिप की बाकी सारी जगह और फूड पर रशियन ने कब्जा कर लिया था, जिस पर रॉबिन्सन उनसे बात करने के लिए जाता है। तभी उसे एक रशियन आदमी मोरोजोव मिलता है, जो कि इंग्लिश भी बोल सकता है। अब वो लोग आपस में बातें करते हैं, जहाँ रॉबिन्सन उन्हें बताता है कि वो यू बोट समुंदर की सतह पर है और उसमें बहुत सा सोना है, क्योंकि समुंदर के उस हिस्से में ऑक्सीजन ना होने की वजह से कुछ भी खराब नहीं होता,
क्योंकि यू बोट और उनकी सबमरीन एक ही डिज़ाइन पर बेस है, इसीलिए वो अपनी शिप में यू बोट का ड्राइव शाफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सबमरीन भी समुद्र की सतह में ही है। अगर उन्हें सबकी जान बचानी है तो उन्हें वो ड्राइव शाफ्ट लाना ही होगा। इतना बोलने के बाद मोरोजोव कहता है कि बाकी रशियन फ्रीजर की मौत चाहते हैं, जिस पर रॉबिन्सन कहता है कि वहां से जिंदा वापस जाना है तो उन्हें साथ काम करना ही होगा, वरना वो सभी लोग मारे जाएंगे। अब मोरोजोव भी सच्चाई से वाकिफ है, इसीलिए वो बाकी सभी रशियन को समझाता है, जिसके बाद वो सभी लोग एक बार फिर से साथ काम करने के लिए लग जाते हैं। इस बार वो पूरी ताकत से मिलकर काम करते हैं। आगे वो लोग डिस्कवर करते हैं कि उनकी सबमरीन यू बोट से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, जिसके बाद फ्रेजर, पीटर और टॉबिन उसे ढूंढने के लिए सबमरीन से बाहर जाते हैं। वो तीनों समुद्र की सतह पर जाने लगते हैं। बाहर बहुत अंधेरा होता है क्योंकि वो लोग समुद्र की बहुत ही गहराई पर थे, जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। कुछ देर बाद वो लोग एक पहाड़ जैसी जगह पर पहुँचने लगते हैं, जिसे देखकर फ्रेजर कहता है कि वो लोग गलत जगह पर आ गए क्योंकि वो सिर्फ एक पहाड़ है। मगर तभी टॉबिन वहाँ की मिट्टी को हटाता है और उन्हें वहाँ हिटलर की वही बोट दिखती है जिस पर मार्क बना हुआ था। इसका मतलब था कि वो लोग यू बोट तक पहुँच गए। ये सुनकर सबमरीन के सभी लोग बेहद खुश होते हैं। अब वो लोग उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ मरे हुए लोगों की स्केलेटन मिलते हैं, जिन्होंने भूख की वजह से आपस में ही एक दूसरे को खा लिया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वहाँ बहुत सा सोना मिलता है, जिसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आगे वो रॉबिन्सन को बताते हैं कि उन्हें ड्राइव शाफ्ट और गोल्ड दोनों मिल चुके हैं, पर अभी उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था, उस गोल्ड को सबमरीन तक पहुंचाने का, ताकि वो सभी उसे लेकर वहां से जा सके। वो लोग उस गोल्ड को सबमरीन में लगी मशीनों की मदद से खींच कर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, मगर उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से ट्रॉली हिलती भी नहीं। अब वो तीनों उस ट्रॉली को सबमरीन की तरफ धक्का देने लगते हैं। सबमरीन में बैठे लोग ये सोचकर बेहद खुश हो रहे थे कि इतना ज़्यादा गोल्ड से वो बहुत अमीर हो जाएंगे, मगर तभी डैनियल रॉबिन्सन से कहता है कि उन्हें कुछ गोल्ड वहीं छोड़ देना चाहिए ताकि वो सब आराम से सबमरीन तक पहुंच सके, क्योंकि अगर वो ड्राइव शाफ्ट नहीं ला पाए तो वो लोग वहां से कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ पाएंगे और ये गोल्ड यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। मगर रॉबिन्सन उन्हें सारे गोल्ड को साथ लाने के लिए कहता है। बार वो तीनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ की ज़मीन धंसने लगती है। वो सभी लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने की बजाय गोल्ड को सबमरीन की तरफ धक्का दे रहे थे, जिसमें पीटर का पैर फिसल जाता है और वो वहीं खाई में गिर जाता है। अब सबमरीन में आने के बाद सभी लोग गोल्ड को देखकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, मगर उससे ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी को लेकर डिप्रेस होते हैं, क्योंकि उनका टाइम धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और अब उनके पास लोगों की कमी भी हो गई है, क्योंकि बोट के काफ़ी लोग मर चुके हैं। इसके बाद रॉबिन्सन हिसाब लगाता और बताता है कि उन्हें सबमरीन को चलाने के लिए 9 लोगों की ज़रूरत है और वो सिर्फ 8 है, जिस पर वो डैनियल को भी मदद करने के लिए कहता है। और तभी डैनियल रॉबिन्सन के सामने एक बड़े राज का खुलासा करता है। वो रॉबिन्सन को बताता है कि असल में लुइस नाम का कोई इंसान है ही नहीं, जिस पर रॉबिन्सन को थोड़ा अजीब लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि डैनियल तो खुद उसका असिस्टेंट है, तो वो ऐसा क्यों कह रहा है। जिस पर वो बताता है कि असल में ये सब अगोरा कंपनी का करा धरा है। जॉर्जिया की गवर्नमेंट ने अगोरा कंपनी से कांटेक्ट किया और उन्हें उस गोल्ड को लाने के लिए कहा, क्योंकि वो उसे खुद नहीं निकाल सकते थे, जिसकी वजह है कि उनका रशियन से डिस्प्यूट था। अगर उन्होंने ऐसा किया तो रशियन के साथ उनकी जंग हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अगोरा कंपनी को ये काम करने के लिए कहा, जिसके बदले में उन्होंने उस कंपनी को बहुत सारे पैसे देने का वादा भी किया। और फिर अगोरा कंपनी ने एक गेम प्लान किया, जिसके तहत उन्होंने तुम लोगों को, जो कि कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय थे, उन्हें कंपनी से निकाल दिया और फिर तुम्हें क्रस्टन के थ्रू उस गोल्ड की इंफॉर्मेशन पहुंचाई, ताकि तुम इस गोल्ड को ढूंढो और जैसे ही वापस आओ तो वो लोग तुम्हें पकड़ ले और सारा गोल्ड उन्हें मिल जाए। ये सारी सच्चाई जानकर तो रॉबिन्सन को विश्वास ही नहीं होता, मगर तभी डैनियल उसे ये भी बताता है कि उन लोगों ने क्रस्टन को इस काम के $30,000 दिए थे। ये सब सुनकर रॉबिन्सन को बहुत गुस्सा आता है। जब सबमरीन के बाकी लोगों को डैनियल की सच्चाई पता चलती है तो वो उसे मार देना चाहते हैं, मगर रॉबिन्सन उन्हें समझाता है कि उन्हें पहले वहां से बाहर जाना है ताकि वो सभी बच सके। जिस पर सभी लोग कहते हैं कि अब वो वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि बाहर तो अगोरा के लोग हैं। जिस पर रॉबिन्सन उन्हें टर्की की तरफ जाने के लिए कहता है, जहां ना तो जॉर्जिया और ना ही अगोरा के लोग आ सकते। अब वो सभी लोग सबमरीन को चलाने के लिए एक बार फिर से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि शिप पर लोग पहले ही कम थे, डैनियल धीरे धीरे फ्रेजर को भड़काने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां रॉबिन्सन आता है और उन्हें अच्छे से काम करने के लिए कहता है।
बहुत मुश्किलों से वो लोग सबमरीन को वापस चलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो सक्सीड भी हो जाते हैं। वो वापस चलने लगती है और उन सभी को लगने लगा था कि शायद वो बच जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, क्योंकि इतना गोल्ड जो कि अब सारा उन्हीं का था, उतने में वो बहुत आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। अब धीरे धीरे वो लोग टर्की की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी वहाँ बहुत से बड़े बड़े रॉक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सबमरीन एक बार फिर से रोकनी पड़ती है। तभी रॉबिन्सन को मैप में एक ट्रेंच दिखाई देता है और वो उसमें से निकालने का डिसाइड करता है, क्योंकि दूसरे रास्ते से जाने पर उन्हें 8 घंटे ज़्यादा लगने वाले और उनके पास इतना समय तो है नहीं। वो ट्रेंच बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है और इसी वजह से सभी बोट वाले उन्हें वहाँ से जाने से मना कर रहे थे, मगर रॉबिन्सन अपना डिसीजन चेंज नहीं करता और सभी को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। धीरे धीरे वो लोग उस ट्रेंच में आगे बढ़ते रहते हैं। इस बीच डैनियल फेजर से कहता है कि वो लोग मरने वाले और उसका ब्रेन वॉश करता है। उसे कहता है कि उसके जेड सेफ को मार देना चाहिए, जिससे सबमरीन चलाने के लिए लोग और कम हो जाए। अब रॉबिन्सन कुछ भी ना कर सके। जहाँ सभी लोग सबमरीन को उस ट्रेंच से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं डैनियल धीरे धीरे फेजर को भड़काता रहता है, क्योंकि फेजर एक साइकोपैथ था और इसीलिए आखिर में वो जेड सेफ को मार देता है। तभी अचानक शिप के सभी सिस्टम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि जेड सेफ मर चुका था। इसके बाद डैनियल और फेजर रॉबिन्सन के पास आते और उसे जेड सेफ की मौत के बारे में बताते और उन्हें सबमरीन ऊपर ले जाने के लिए कहते, मगर रॉबिन्सन समझ जाता है कि ये सब डैनियल का करा धरा, इसीलिए वो उसे गन से मारने वाला होता है कि तभी शिप में एक ब्लास्ट होता है, जिससे सभी लोग गिर जाते हैं। इसके साथ सबमरीन समुद्र में नीचे की तरफ जाने लगती है, उसमें पानी भरने लगता है। रॉबिन्सन और बाकी लोग उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर धीरे धीरे सभी पानी में डूबने लगते हैं। डैनियल अपने आप को एक कंपार्टमेंट में बंद कर लेता है। तभी मोरोजोव, रॉबिन्सन और टॉबिन एक कंपार्टमेंट में जाते हैं, जहां अभी तक पानी नहीं भरा था। टॉबिन पूछता है कि क्या वो लोग मर जाएंगे, जिस पर रॉबिन्सन उन्हें 3 एस्केप सूट दिखाता है, जिसने उन्हें उसी कंपार्टमेंट में छुपा कर रखा था। उन एस्केप सूट को देखकर मोरोजोव उस पर चिल्लाता है और कहता है कि उसकी वजह से बाकी सभी लोग मर गए और उसने ये सूट यहाँ छुपा कर रखा है, मगर किसी को बताया नहीं। जिसके बाद रॉबिन्सन मोरोजोव और टॉबिन को वो एस्केप सूट पहना देता है और उन दोनों को वहां से बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद वो दोनों सरफेस पर पहुंच जाते हैं। अब वो रॉबिन्सन के आने का इंतजार कर ही रहे होते हैं, क्योंकि उसे रॉबिन्सन ने कहा था कि वो उनके बाद इमरजेंसी ट्यूब से आ जाएगा, मगर तब मोरोजोव उसे बताता है कि इस तरह का कोई ट्यूब सबमरीन में नहीं होता। दूसरे लोगों को निकालने के लिए किसी एक को सबमरीन में रुकना ही पड़ता है, जिसका मतलब था कि रॉबिन्सन ने उन्हें बचाने के लिए खुद की जिंदगी दे दी। आखिर में रॉबिन्सन स्मोक करता और अपनी फैमिली के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करता है। तभी पानी में से एक एस्केप सूट बाहर आता है, जिसे देखकर टॉबिन को लगता है कि रॉबिन्सन वापस आ गया, मगर असल में उस सूट में वही सोना होता है, गोल्ड होता है, जो रॉबिन्सन ने उनके लिए भेजा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। पहले आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।